वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। ठंडी ठंडी और धुंधली धुंधली सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजार भी रहे होंगे। और आज जैसे आपको पता है कि जुम्मे का मुबारक दिन है, तो हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हजरत जाबिर रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा प्यारे और क़यामत के रोज मेरे नजदीक बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में से अखलाक में अच्छे हैं। अखलाक हुस्ना इंसानी तरबियत का सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है और इस पर कुरान और हदीस में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि आपका अखलाक ही वो पहली चीज़ होती है जो आपका तारुफ भी बनती है, आपकी तरबियत का भी बताती है। डिग्रियां और दुनियावी तालीम तो बात की बात है, लेकिन आपने तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल की है या नहीं की, ये आपका अखलाक ही होता है जो एक लम्हे में बता देता है। तो जनाब इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दिन ब दिन हम अपने अखलाक में अच्छाई लेकर आएँ, अखलाक अच्छा रखें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, और इवन के बच्चों की भी तालीम के साथ साथ तरबियत और अखलाक बेहतर बनाने पर काम करें और कोशिश करें, और उनको भी ये तलकीन करें कि आपका जितना अखलाक अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात हो जाए खाने पीने के हवाले से। तो लाहौरी खाबे लाहौरियों की पहचान समझे जाते हैं और लाहौरी पकवान और खाबों की धूम पूरी दुनिया में इस वक्त मची हुई है। और लाहौरी रिवायती खाबों के साथ साथ बारबेक्यू के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और सर्दियों में खासतौर पर वीकेंड पर छतों पर बारबेक्यू करना एक आम प्रैक्टिस भी है। ये कोई भी इवेंट हो जाता है तो हम लोग बारबेक्यू घर में करते हैं। तो इसके अलावा लाहौर में हज़ारों बारबेक्यू पॉइंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन बारबेक्यू के शौकीन लोगों के लिए मेरे पास एक खबर है, और वो खबर ये है कि हालिया एक रिसर्च में बारबेक्यू फूड्स को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया गया है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खुले शोलों और तेज़ आंच पर तैयार शुदा बारबेक्यू गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाने से गुर्दे के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। और अच्छी तरह से पका हुआ गोश्त कैंसर का बायस बनने वाले मादों को भी पैदा करता है। तो इसके साथ साथ बारबेक्यू धुएं से जहरीले मादे गोश्त में शामिल होकर कई खतरनाक बीमारियों का भी सबब बन सकते हैं। तो बारबेक्यू खाना सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अतिया गुल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर अतिया, हमारे यहाँ पे जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि बारबेक्यू में जो बना हुआ गोश्त है या बारबेक्यू जिसमें हम चांपे वगैरह भी खा लेते हैं बारबेक्यू करके, तो वो बड़ा ही हेल्दी होगा, यहाँ पर बिल्कुल सेफ होगा। लेकिन जो मैं अभी रिसर्च बता रही थी उसके मुताबिक हमें बताइए वो तो कुछ और ही कह रही है। तो हमें बताइए कि बारबेक्यू खाने से हम कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है? अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट है, ये रिसर्च 2008 से स्टार्ट हुई है, लेकिन डेफिनेटली एविडेंस आने में और सारी रिसर्च के बाद इट इज़ कंफर्म कि इससे कोलोरेक्टल कैंसर और डिफरेंट आपके ओवेरियन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जो बारबेक्यू है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेटली आप उसमें स्मोक देते हैं, फिर उसके बाद आपके जो फैट्स मेल्ट होकर उस स्मोक पे गिरते हैं, हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस, हाइड्रोकार्बन्स अमाइंस और डिफरेंट होमोसाइक्लिक अमाइंस बनते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपको कैंसर कॉज करती है। एक तो ये पॉइंट है उसके पकाने का। दूसरा जो उसका स्मोक है वो आपके इतनी पोल्यूशन कॉज करता है कि आपके लंग कैंसर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो दो एस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हैं, लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोलोरेक्टल और गायनी डिजीजेस के हिसाब से। ठीक है, ये वो डिजीजेस जो ये कॉज करेगा, जो ये कॉज कर सकता है। और जिस तरह आप बता भी रही थी कि जैसे हम इसको लाइव बारबेक्यू करते हैं और हम साथ साथ पका रहे होते हैं, साथ साथ हम इसको खा रहे होते हैं, तो हमें बताइए कि इसकी सेफ सर्विंग का अगर मैं पूछूं तो फिर कैसी होनी चाहिए, कि कितनी हमें क्वांटिटी में खाना चाहिए अगर हम खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो? अच्छा, इसमें ये है कि इसका स्टेप्स हैं डिफरेंट वाइज। जब आप बाय कर रहे हैं, यू गो फॉर द लीन मीट। अगर आप बीफ और मटन की तरफ जा रहे हैं तो खरीदने वाले को भी पता होना चाहिए कि उसने पोर्शन कौन सा खरीदना है। जितना कम फैट वाला पोर्शन होगा उतना कम उसका फैट मेल्ट होकर कोयलों पे गिरेगा और कम आपको हैजर्ड्स आएंगी। ये मैंने आपको बाइंग का स्टेप बताया। दूसरी बात यह है कि इसको प्लेस करना कहाँ है। जिस जगह पे आप इसको प्लेस कर रहे हैं, हवा का जो डायरेक्शन है वो आपके नाक और मुंह से ऑपोजिट होनी चाहिए, ताकि जब आप बारबेक्यू करें तो धुआं बाहर की तरफ जाए। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो आपकी खिड़कियां सब बंद हो,
ये हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आप यूं कोशिश करें कि जो आपका फैट अब बनने जा रहा है उस गोश्त के अंदर, पहले उसकी थोड़ी प्री हीटिंग या प्रोसेसिंग कर लें। वो ओवन में भी कर सकते हैं, आप अपने चूल्हे पे भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि ऑलरेडी थोड़ा फैट आपका मेल्ट हो चुका होगा, तो वो इतना हैजर्ड नहीं बनेगा आपके लिए। तीसरा स्टेप जो आपने करना है कि अब एक लेटेस्ट जो अब तरीका आया है, आपने एल्यूमिनियम के अंदर उसको रखना है। उससे ये होगा कि वो जो फैट मेल्ट हो रहा है ना, जिसने कोयले पे गिरना है, वो एल्यूमिनियम में गिरेगा और आप उसको ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे और कोशिश ये करें कि जो आपने क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, जो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है, आपने पूरे हफ्ते में 2 दफा गोश्त खाना है, 0.6 पाउंड एक दिन में, ठीक है? और 2 दफा, और मछली और चिकन का भी इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 2 दफा, इससे ज्यादा नहीं। गो फॉर द वेजेस। और एक और पॉइंट आपने ऐड करना है कि जब भी आपने गोश्त का बारबेक्यू करना है, आपने साथ वेजेस भी बारबेक्यू करनी है। क्या है इसका फायदा? आपका प्लेटर जो है ना, वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा ना, फुल गोश्त से भरा नहीं है। तो हमने बाइंग से लेके प्लेटर बनाने तक सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हद तक हम इस चीजों से बच सकते हैं। आखिरी बात यह है कि आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। ठीक है। अगर आप रात को बारबेक्यू करेंगे तो आपकी किडनीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर। लेकिन अमूमन तो डॉक्टर अतिया हम लोग रात के वक्त ही इस तरह के इवेंट्स होते हैं और उस पे बारबेक्यू कर रहे होते हैं, लाइव बन भी रहा होता है। तो उसका जवाब आप डायलिसिस सेंटर में जाके बड़ी अच्छी तरह से ले सकते हैं। किडनी इश्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। कैंसर हॉस्पिटल्स के विजिट करें, आपको पता ये कहाँ से आया सब कुछ। ये वो चीजें हैं जो एक मिथ है जी, रात को ही डिनर पे इनवाइट करना है, रात को ही ये करना चाहिए, बारबेक्यू जितना मर्जी खा लो, कार्ब फ्री है। तो ये इन चीजों से निकलेंगे तो फिर आप बैक टू लाइफ आएंगे ना, बैक टू हेल्दी लाइफ। लेकिन हमें बताइए कि बारबेक्यू में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब उनको मैरिनेट करते हैं, मुख्तलिफ मसाले लगते हैं, देन उसको ऑयल भी उसके ऊपर लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी सेहत के लिए मुज़रे सेहत साबित हो सकती हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीजों का आपने ख्याल करना है कि ऑलवेज गो फॉर द काला नमक। ठीक है, आपने ज्यादा इस्तेमाल करना है। आपने नमक की क्वांटिटी बहुत कम करनी है और पिंक सॉल्ट आजकल जो बहुत इन है उसको यूज करें। कोशिश ये करें कि रेड चिली पाउडर को अवॉइड करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। और एक चीज जो इसके फाइबर को बहुत सूदन करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम वजन डालती है, वो ये है कि इसको मैरिनेट करें या तो ऑर्गेनिक सिरके में या दही में। तीसरी बात, जब आप इसको सर्व करेंगे तो आपने एक ड्रिंक तैयार करना है जिससे आपको काफी हद तक इसकी बचाव की तदबीर आप कर सकते हैं। उसमें आपके ड्रिंक में अदरक, आपके ड्रिंक में स्पिनच और कोरिएंडर, और आप में थोड़ा सा आप पुदीना डाल लें और हरी मिर्च। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो फाइबर है आपके गोश्त का, वो ये टेंडर हो जाएगा इस चटनी को साथ खाने की वजह से। एक चटनी टाइप बनाएं, एक ड्रिंक जो दही की चटनी है, सब्ज चटनी जो बहुत इन है, इमली की चटनी है, बहुत चटनियां जरूर साथ सर्व करें। और ड्रिंक में मैंने आपको बताया कि उसमें अदरक हो, पुदीना हो, थोड़ा सा काला नमक हो। और अगर आप उसको ड्रिंक को साथ लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि आपका स्टमक ऑलरेडी इसको डाइजेस्ट करने में बहुत काम कर रहा है, तो ये एज अ हेल्पर उसका काम करेंगे। तो आप काफी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप इसके साथ वेजिस को कर रहे हैं ना बारबेक्यू, कोशिश करें कि स्टमक का मैक्सिमम पोर्शन पहले उससे भरें। लेकिन दूसरा डॉक्टर अतिया, हमारे दिमाग में ज्यादातर ये बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट तब आता है, ये हमने तब खाना है जब हम लोग यहाँ तो डाइट पे हैं, क्योंकि डाइट आजकल बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, खासतौर पर खवातीन वो इस साइड पर ज्यादा रुख करती हैं कि हम लोग मोटा नहीं होंगे क्योंकि हमने तली हुई चीजें नहीं खानी है। तो हमें बताइए कि अगर कंपैरिजन किया जाए बारबेक्यू और तली हुई चीजों में, तो दोनों में से कौन सी सेहत बख्श है, और क्या बारबेक्यू खाने से भी ये जो कॉन्सेप्ट है हम मोटे नहीं होंगे, इसकी वजह से भी मोटे हो सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं, हेल्दी इज डिफरेंट थिंग और पतला होना डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन हो रहा है आपका फ्राइड मटेरियल, जिसमें ऑयल आपका ऐड हो रहा है, पता नहीं नया है पुराना है, आपको कुछ पता नहीं है। डेफिनेटली वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि ऐसी चीज जिसमें ऑयल कम है वो हेल्दी है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, क्यों ना आप अवन की तरफ जाएं, क्यों ना आप एयर फ्रायर की तरफ जाएं। देखिए, आपके ज़हन में ये मिथ आपको सॉल्व करनी है कि चारकोल का जो धुआं है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक साबित हो सकता है। तो हम अल्टरनेट्स की तरफ चले जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कैलोरी कंटेंट बहुत कम है उसमें फ्राइड की निस्बत, लेकिन जो बाकी हैजर्ड्स हैं उनको भी तो हमने नोट डाउन करना है ना। ये ना हो पतले होते होते हम और बीमारियां लगवा लें अपने आप को।
लेकिन तो ये आजकल डॉक्टर अतिया बीफ का भी जो है बारबेक्यू किया जा रहा है, तो हमें उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या बीफ को चिकन के मुकाबले में बारबेक्यू करना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? अच्छा, अब बीफ का ये है कि बीफ की जो लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें मैंने पढ़ा है, एज डिफरेंट होती है उसको डाइजेस्ट करने की। जो पेशेंट्स हैं जो 40 प्लस के लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है इसको डाइजेस्ट करना, तो उनके लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी दे गो फॉर द वाइट मीट जिसमें मछली और चिकन है। हाँ, जो यंग हैं, टीनेजर हैं, उनके लिए बीफ एक नो डाउट उनके लिए जरूरी भी है, उन्हें खाना भी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं कि ऑल द टाइम यू आर टेकिंग द बीफ स्टेक्स एंड दिस एंड दैट, तो उनको भी कम लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसके ट्राइग्लिसराइड और जो फैट्स और लिपिड की अमाउंट है वो वाइट मीट से बहुत ज्यादा है, और उसका डाइजेशन का प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम और इट इफेक्ट्स ऑन योर किडनीज टू। तो और कोलोरेक्टल कैंसर पे जितनी भी रिसर्च हुई है, ज्यादा वो लोग बीफ बारबेक्यू पे थे जब रिसर्च का रिजल्ट आया। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो एज वाले पर्सन है स्पेशली, वो तो ना ही लें तो बहुत अच्छा है ये बीफ खास तौर पे। और जो टीनेजर हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, ये वो भी मतलब वंस इन अ वीक काफी है, बाकी आप व्हाइट मीट की और जैसे दूसरे जैसे आजकल फिश बारबेक्यू भी बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, तो हमें बताइए कि अगर वो खाएं तो उसकी क्या न्यूट्रिएंट वैल्यूज तो नहीं कम हो जाएंगी? नो 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 नो, बारबेक्यू, फिश बारबेक्यू इज टू गुड, लेकिन थोड़ी सी एक एहतियात आपने ये करनी है कि उसको जाहिर है उसमें फैट कंटेंट उस तरह तो है नहीं कि वो कोयले पे गिरे और उतना डरावना धुआं पैदा करे जो कार्सिनोजेनिक को जो बाकियों से हमें मिल रहा है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि जिस बारबेक्यू वाले को भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम हमारी आवाम में ये एक सेंस आ जाए कि उनको कहें कि इसको मुझे एल्यूमिनियम में रैप करके आपने करना है। आजकल बड़े अच्छे अच्छे बारबेक्यूज के सेटअप्स आए हुए जिनमें बड़ा ये सेफ रहता है, तो उससे क्या फायदा होगा, जो थोड़ा बहुत आपको चारकोल से कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आपके मीट में पैदा होने हैं वो भी नहीं होंगे। तो ये आपको थोड़ा प्लस पॉइंट, थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। और जब भी बारबेक्यू खाएं, साथ चटनी जरूर लें और साथ ये जो मैंने आपको हेल्दी ड्रिंक बताया ये जरूर लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन दूसरा, क्वांटिटी कितनी लें? अगर हम लोग बीफ का खा रहे हैं या चिकन का या फिश का बारबेक्यू खा रहे हैं, तो इनके हिसाब से फिर कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए एक दिन में? अगर आप मुझे एक दिन की बात करेंगे तो 0.6 पाउंड जो एक छोटा पीस है, किसका, जो आपका मटन है या उसका है बीफ का, छोटा पीस हफ्ते में 2 दफा, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप फिश ले रहे हैं वो आप हफ्ते में 2 दफा ले रहे हैं, आप 3 पीसेस भी खा सकते हैं, चिकन के आप 3 पीसेस भी ले सकते हैं, यानी उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्लीज गोश्त को 2 दिनों से ज्यादा मत रखें अपने मेन्यू में। अच्छा, बस काफी है, उसका आपको आयरन चाहिए ना, यू आर गोइंग फॉर B12, यू आर गोइंग फॉर आयरन, यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट मैग्नीज, पोटेशियम एंड दिस एंड दैट, तो अल्टरनेट्स पे भी तो जा सकते हैं ना आप लोग। ऑल द टाइम गोश्त इज नॉट गुड फॉर यू। और आपको एक और लेडीज के लिए बात बताऊं कि जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं उनको डिप्रेशन ज्यादा होता है। अच्छा, तो ये जो आजकल लेडीज की एंजाइटीज और डिप्रेशन, काफी पेशेंट मेरे पास आते हैं इन इश्यूज के साथ, तो जब मैं उनका गोश्त कम करवाती हूँ स्पेशली बीफ, तो उनकी मूड फ्लक्चुएशंस में बहुत चेंजेस आती हैं। तो ये मैं आपको कहूंगी आप इस पॉइंट को भी ज़हन में रखिएगा। लेकिन बहुत से लोग तो डॉक्टर अतिया बीफ खाते नहीं है, वो कहते हैं कि ये चिकन के मुकाबले में या फिर मीट के मुकाबले में ज्यादा मुज़रे सेहत है। देखिए, मुजरे सेहत तो आपका मटन भी है, मुजरे सेहत तो आपका चिकन भी है, मुजरे सेहत तो ज्यादा क्वांटिटी में आपकी मछली भी है। बात ये है कि ईदर यू आर डिसिप्लिन्ड, आपको पता है चीज को खाना कैसे है, और दूसरा ये उनको पकाना कैसे है, तरीका। जी बिल्कुल नहीं, खरीदने से शुरू होता है सारा काम। खरीदना कैसे है, उसकी सफाई कैसे करनी है, उसको हाइजीनिक कैसे बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उस पे मिसाले कौन से लगाना, मतलब ये तो पूरा एक स्टेप है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसमें उसके बाद आप अगर आप एक बाहर से चीज ले रहे हैं, आपको तो नहीं पता उसने क्या यूज Exactly, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इवन कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, ये आपके हाथ नहीं है, और तभी आप ये तमाम तर बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर अतिया गुल हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अतिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इशू पर हमारे साथ बात की है। और जिस तरह जनाब हम बात करते हैं बारबेक्यू के हवाले से कि ये हमारी सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत साबित हो सकता है, तो कुछ टिप्स डॉक्टर अतिया ने हमारे साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वो इफेक्टिव होंगी। मजीद भी हम बात करेंगे, यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को इस वक्त कोरोना वायरस के साथ साथ कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मोहलिक कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं था कि डेंगू वायरस ने जो है वो जानें निकलना शुरू कर दी, और उसके साथ साथ एक और वायरस जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, और वो है पोलियो वायरस। पाकिस्तान कई सालों से इस वायरस के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। वक्तन फवक्तन इंसदादे पोलियो मुहिमात का भी एहतमाम किया जाता है। अब एक मरतबा फिर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन जो है आगे बढ़ाते हुए लाहौर समेत पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है, और पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे भी पिला रही हैं। तो हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि इसके साथ साथ वालिदैन और हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वायरस के खिलाफ हम अपनी जो जंग है उसको जारी रखें और इसमें अपना भी हिस्सा डालें, और इस बात को यकीनी भी बनाएं कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं हमारे घर पर भी अगर मौजूद हैं तो हम उनको कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो वायरस आखिर क्यों पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, पोलियो वायरस से निजात कब और कैसे मिल सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम पंजाब सुंदस इरशाद हैं, और उनके साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल। सुंदस, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और बिलाल आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सुंदस, आपसे ही स्टार्ट करेंगे, आप इंचार्ज हैं इस पूरी जो है कह लें कि ड्राइव की। हमें बताइए कि दोबारा से ये ड्राइव शुरू कर दी गई है, हदफ क्या मुकर्रर किया गया है और मुहिम कितनी कामयाब रही है अभी तक? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। जिस तरह आपने बताया, हमारी पोलियो की मुहिम अभी चल रही है। 13 तारीख से हमने इसका आगाज़ किया था, ठीक है, और 17 तारीख यानी आज इसका आखिरी दिन है। इसमें पूरे पंजाब का अगर हम टारगेट देखें तो तकरीबन 17 मिलियन बच्चों का हमारा टारगेट था, और वो अभी तक हमने अचीव कर लिया है। लेकिन आज आखिरी दिन है, एंड वी विल इंश्योर कि अगर कोई बच्चा कहीं पे भी मिस आउट हुआ है तो उसको भी रीच आउट किया जाए। और अगर हम लाहौर की बात करें तो हमारा तकरीबन 15 लाख बच्चों का टारगेट था, जिसमें 14,86,000 के करीब हमने अब तक अचीव कर लिया है। और आज आखिरी दिन है, और उसको भी हम यही इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी कोई बच्चा जिनको हम मिस्ड रिकॉर्ड या नॉट अवेलेबल रिकॉर्ड करते हैं उसको दोबारा टच किया जाए, और इंश्योर करें कि उनको हम दोबारा से घर पे जाएं और उनको कतरे दिलाएं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सुंदस कि जब भी ये मुहिमात जो शुरू होती हैं, ड्राइव शुरू होती हैं, तो उसके बाद कहा जाता है कि पोलियो फ्री हो गया है, और अब करार भी दे दिया गया है पोलियो फ्री। लेकिन फिर इसको मेंटेन करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें फिर? जिस तरह आपने बताया कि पोलियो फ्री, बट आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू से पोलियो फ्री। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जिस तरह अभी पूरा 1 साल हो गया है हमारे पास पोलियो का कोई केस नहीं आया। इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है, और पंजाब में तो पूरा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि हमारे पास कोई केस नहीं आया। पूरे इन्वायरमेंटल सैंपल्स हमारे तमाम अजला में जो है पंजाब में पिछले 6 महीने से नेगेटिव है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की गई हैं, गवर्नमेंट की कंप्लीट ओनरशिप के अंडर ये सारा काम किया गया है। वी हैव सीन द रिजल्ट्स नाउ। लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली हमें हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हमारी टीमें भी घर घर जाती हैं, लेकिन पेरेंट्स का तावन उतना ही ज़रूरी है। और आपके प्रोग्राम के तवसत से जिस तरह आपने भी कहा कि हमारी पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि इसमें उतना ही हिस्सा डालें जितना हमारे पोलियो वर्कर्स, हमारी टीमें डाल रही हैं। वो तो जा रही हैं घर घर, और इसमें अगर वालिदैन तावन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो वालिदैन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। बिल्कुल ऐसी है। बिलाल, आपसे मैं जानना चाहूँगी फील्ड के हालात कैसे हैं? ये जो मुहिमात हैं ये वक्तन फवक्तन शुरू करते हैं हुकूमत जो है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके बाद भी कोई ना कोई केसेस एक आ ही जाता है, रिपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल मुनीबा, पोलियो जो कि अगर हम इसकी बात करें तो 1993-4 से पाकिस्तान में शुरू हुआ, 26-27 साल तकरीबन होने वाले हैं, और इसमें अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब इन 26-27 सालों में कोई पूरा 1 साल थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी केसेस जाए। तो ये हमारी इस दफ़ा खुशकिस्मती है कि 2021 जहाँ पे हमें कोरोना ने बड़ा डैमेज किया, हम 2020 में बता रहे थे कि जनाब पोलियो कैंपेन नहीं हो रही, हम महकमा सेहत पे भी प्रेशर डाल रहे थे, और केसेस भी रुनुमा हुई थे, फिर 1-2 अमवात भी पंजाब में हो चुकी थी। और 2021 में जिस तरह पे सस्टेन किया, अपनी पॉलिसीज स्ट्रेटजी को चेंज किया, और पोलियो जो मुहिम है इसको भी तेज़ किया। इस साल भी मेरा ख्याल है कि 7 से 8 जो पोलियो कैंपेन हैं ये हुई हैं, और पोलियो कैंपेन करना कोई आसान काम नहीं होता। आपने मतलब आपके पास एक ही अमला है जिसको आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम यूटिलाइज करना है। तो ये इसका सारा जो क्रेडिट है मैं महकमा सेहत के साथ साथ मैडम सुंदस इरशाद को भी देना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी जांफिशानी के साथ इन सारी मुहिमात को देखा है। तो हमें इस चीज़ को अब सस्टेन रखना है, जो आपने पोलियो फ्री वाली बात की थी कि अब हम इसको अगर 1 से 2 साल सस्टेन रखते हैं तो फिर हम
पोलियो फ्री की तरफ जाएंगे। लेकिन वो भी सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में भी एक केस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ पंजाब से आगे निकल के अब पाकिस्तान का भी सोचना है। और इसमें हमें अब इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि जो लोग ट्रैवल करते हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, इन बच्चों को इनको पोलियो कैंपेन किस तरह दी जाए, या 5 साल के लिए एक टारगेट को सेट कर लिया जाए स्टेशंस पे, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे या मुख्तलिफ जो बस स्टैंड्स है वहाँ पे, जो भी दूसरे प्रोविंस से कोई बच्चा आता है तो उनको लाजमी पोलियो के कतरे पिलाए, ताकि हम इस वक्त जितनी जो मेहनत पंजाब हुकूमत ने, महकमा सेहत ने जो की है उसके ऊपर पानी ना फेरा जाए। क्योंकि अमूमन आपको भी पता है कि हमारे यहाँ से मोस्टली जो केसेस रिपोर्ट होते थे वो आउटफार रोड था, बंद रोड था, गोशरावी, समनाबाद के इलाके थे। फिर हम भी जब वहाँ पे जाके चेक करते तो पता चलता था कि दूसरे प्रोविंस से, मतलब आउट ऑफ लाहौर से आए हुए, आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए जो यहाँ पे रह रहे, तो मेरे ख्याल से सुनते इसी वजह से, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लोग दूर दराज से, गाँव से जो है हिजरत करके यहाँ पर आ जाते हैं लाहौर में रहने के लिए, इसलिए ये केसेस इक्का दुक्का जो हमें नज़र आ जाते हैं। पंजाब में डेफिनेटली हमारे पास ये कि लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी जैसे जो अजला हैं उसमें पॉपुलेशन इन्फ्लक्स तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें हमने अपनी स्ट्रैटेजी इसी तरह से बनाई हुई है कि हमने इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर भी अपने पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए हैं जो राउंड द ईयर चलते हैं हमारे, सिर्फ ये नहीं कि कैंपेन्स के बीच में। उसमें जो भी बाकी प्रोविंसेस से बच्चे आते हैं उनको इंश्योर किया जाता है कि कतरे पिलाए। इसी तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी टीम्स होती हैं जो कि राउंड द ईयर डिप्यूटेड होती हैं और उनको भी हम इंश्योर करते हैं कि कतरे पिलाए जाएँ। और कैंपेन्स में तो फिर स्पेसिफिकली हम बस स्टैंड्स और हर तरह के जो इस तरह के मकामात हैं, श्राइन्स हैं, उन सब पे भी डिप्यूट करते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन आ रही है तो उसको जो है कतरे बच्चों को जरूर पिलाया जाए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि जब पोलियो वर्कर्स जो हैं जाते हैं घरों घरों पे जाके कतरे पिलाए जाते हैं तो वालिदैन मुआवनत नहीं करते हैं, ताउन नहीं करते हैं। तो मैं बताइए, जब अगर वो बच्चों को नहीं पिला रहे, कतरे पिलाने से इनकार कर रहे हैं, तो कोई कानूनी तरीका भी निकाला जाता है, कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ? नहीं, इस तरह से तो हमारे पास नहीं है कि हम कार्रवाई करें। ये तो वालिदैन के ताउन के साथ ही हम लोग इसको कामयाब कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये ज़रूर करते हैं कि हम अपनी सोशल मोबिलाइजेशन पहले से ज़रूर करते हैं। कैंपेन शुरू होने से पहले ही हम अपने डिफरेंट एरियाज़ में इस तरह की इवेंट्स अरेंज करते हैं कि वालिदैन की भी आगाही की जा सके। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज किया जाता है जिसमें डिफरेंट मौलाना हजरात या मस्जिदों के थ्रू भी एलान करवाए जाते हैं ताकि अवेयरनेस आए लोगों में कि जी कैंपेन शुरू हो रही है और वो अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। तो डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके फिर भी ट्राई के लोगों को रीच आउट किया जाए, पहले से भी एक पैगाम दिया जाए कि जी मतलब वो अब जो एक माइंडसेट होता था वालिदैन का वो क्लियर होना शुरू हो गया है पोलियो के हवाले से। पंजाब में हमें वैसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल का इशू नहीं आता, लेकिन जहाँ पे आता है तो उनको फिर जाके हमारी टीम्स कन्विंस भी करती हैं। अगर उनके कोई इबाम होता है उसको क्लियर करने की कोशिश भी की जाती है। एंड जब तक वालिदैन कन्विंस नहीं होते तो डेफिनेटली हम लोग बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिला सकते। तो लेकिन उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि अगर किसी को इबाम है तो उसको क्लियर किया जाए। एंड पंजाब में इस तरह से रिफ्यूज़ल का इतना इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है बिलाल, हमने भी ऐसे बहुत सारी, आपने भी फील्ड में काम किया है और रिपोर्ट भी किया है कि बहुत ज़्यादा पोलियो के जो टीम्स होती हैं उन पर तशद्दुद भी किया जाता था, मुआवन नहीं साबित होती थी, ताउन नहीं किया जाता था वालिदैन की तरफ से। तो ये कॉन्सेप्ट को, ये माइंड कब से चलता आ रहा है और इसको क्लियर होना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? देखिए मुनीबा, ये जो माइंडसेट है इसको चेंज हर सूरत होना चाहिए था। ये हमने बहुत लेट कर दिया, उसका खमियाजा आपको पता है हम भुगत भी रहे हैं। हमारे पास सफरी पाबंदियाँ अभी बरकरार है। आपने हम में से किसी ने बाहर जाना हो तो पोलियो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है, पोलियो के 2 ड्रॉप्स भी पीने पड़ते हैं। और इससे हमने 2020 में भी देखा कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि अगर आपके यहाँ अगर पोलियो केसेस में कमी वाक़या ना हुई तो आपके हज उम्रा पे भी बैन लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की इंटरनेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस है ये भी हमारे ऊपर लग सकती थी बड़ी मुश्किल से। अब हम चूँकि सूरत हाल को बेहतर किया है, तो जहाँ तक ये माइंडसेट की बात है तो लाहौर के अंदर भी पठान कॉलोनी और इस तरह के कई इलाके थे। मैं ख़ुद भी वहाँ पे गया था, तो वो जो पोलियो टीमों पर तशद्दुद किया जाता था, सिक्योरिटी के मतलब फिर मसाइल भी, इश्यूज़ भी बढ़े। लेकिन अब लाहौर में, ख़ासकर पंजाब में, हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। चूँकि पोलियो कैंपेन्स जब हर 2 से 3 माह के बाद जब होती है तो फिर लोगों को पता चल जाएगा टाइम एंड अगेन जब लोग जाते हैं, फिर उनके जो बड़े हैं मतलब सोसाइटी के या कॉलोनी के, तो उनको फिर इंगेज किया जाता है। इसी तरह पठान कॉलोनी, चूँकि वहाँ पे कबायली और पठान लोग काफ़ी ज़्यादा थे जो कि बड़ा रिस्ट्रिक्ट करते थे। उन्होंने 1-2 दफ़ा मतलब मार भी, पीटा भी इनकी पोलियो की टीमों को। तो फिर उसके बाद जब उस मौके पर हम भी पहुँचे, मीडिया भी वहाँ पर गया था, फिर उसके बाद चीज़ों को काफ़ी सेटल डाउन किया।
तो अब ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पंजाब में, लाहौर में चीज़ें काफ़ी बेहतर है। अब थोड़ी सी हमारे पास वो जो बलूचिस्तान कबायली इलाकों की बेल्ट है वही सिर्फ एक रह चुकी है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल समटाइम लोग कुछ शरारत कर देते हैं। जिस तरह आपको पता है 2-1 साल पहले एक मदरसा में शरारत की गई थी कि पोलियो के कतरे पिलाने के बाद वो ड्रामा करके एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड कर दी वीडियो, जानबूझ के बेहोश हो गए। बाद में इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा जी हमने जानबूझ के किया। तो इस तरह के हमारे कुछ लोग जो हैं वो मतलब जो शरारती है उस तरह की शरारत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सबको पता है कि ये हमारी कौम के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी, और ये इस तरह की जब हम चीज़ें करेंगे तो हमारा इमेज किस तरह पोर्ट्रे किया जाएगा, हम खुद ही अपना इमेज मेरे ख्याल से ख़राब कर रहे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे सुंदर साहब? बिल्कुल आपने सही बात की है कि जब तक कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं होगी, वालिदैन खुद से नहीं तावन करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। आई थिंक हमारे अपने बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पोलियो एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है और अगर हम लोग खुद अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसने सोचना है। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा किरदार पेरेंट्स का है। वी आर ऑलवेज देयर कि जहाँ पे भी कोई इशू आता है तो हम लोग तो जाके क्लैरिफाई करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नाउ थिंग्स आर क्वाइट बेटर और इस तरह से हमें कहीं पे मेजर इशू नहीं आता। आई थिंक एक और बड़ी वजह ये भी थी कि कहीं पे लैंग्वेज बैरियर्स भी थे, जिस तरह आपने जिक्र किया पठान कॉलोनी वगैरह का। तो अब हमने कम्युनिटी से ही लोग अपने पोलियो वर्कर ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं ताकि लोग दे कैन इजीली रिलेट टू द पोलियो वर्कर्स और उनकी बात भी समझ सकें और सुन सकें। सो आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो वर्कड अ लॉट। और जब अपनी कम्युनिटी के लोग जाके कतरे पिला रहे हैं तो आई थिंक उससे भी एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरा मुझे बताइए कि पोलियो के खतरे जो है कितने साल तक मतलब उम्र में कितने साल तक पिलाने चाहिए बच्चों को? दूसरा वालिदैन ये भी पूछते हैं कि क्या हर महीने बच्चों को कतरे पिलाने सही हैं? पोलियो के कतरे हम लोग 5 साल तक की उम्र तक के बच्चों को देते हैं और इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन कतरों का। जितनी दफ़ा भी कैंपेन कंडक्ट की जाए, जिस तरह हम हर महीने भी ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही बिल्ड करता है। तो देयर इज़ नो हार्म कि आप इसको जितनी मर्जी दफ़ा दें, बल्कि इनफैक्ट ये अच्छा है कि जितनी दफ़ा आप देंगे तो उतनी ही इम्यूनिटी बिल्ड होगी। और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर बच्चा हर दफ़ा 2 कतरे ज़रूर पिए। एक भी हम बच्चा मिस आउट करते हैं तो वी आर गिविंग द चांस टू द वायरस कि वो उस जगह सस्टेन कर सके। तो इसलिए हर बच्चे को रीच आउट करना ज़रूरी है हर कैंपेन के बीच में। ठीक है बिलाल, आप मुझे बताइए सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कितनी मुआवनत इसमें अपनी डाल रही है या कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है आपको? ये तो इस वक्त नेशनल एमरजेंसी के तौर पे इसको तो लिया जाता है पोलियो को, क्योंकि इसमें तो प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व होते हैं कि इसकी जो ड्राइव है कैंपेन को हर सूरत इसको कामयाब किया जाए और बुनियाद पर। बिल्कुल, और इसमें जो कैंपेन के बाद भी जो बच्चे नॉट अवेलेबल जो रह जाते हैं, फिर उनके लिए भी कैचअप डे 2 दिन का एहतमाम किया जाता है ताकि उन बच्चों को जो कि मतलब घरों में नहीं है, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, तो उनको भी पकड़ के उनके साथ उनको भी कतरे पिलाए जाएँ। फिर जहाँ तक ज़िले इंतज़ामिया की बात है तो उसमें तो सारी ज़िले इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती हैं, DC AC हर लेवल पे। फिर इसके साथ साथ पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। एक पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है पोलियो कैंपेन में यूज़ होती हैं। इसमें पोलियो में मतलब कोई ये नहीं कि सिर्फ महकमा सेहत के लोग काम कर रहे हैं, इसमें ज़िले इंतज़ामिया के भी लोग काम कर रहे होते हैं, पंजाब हुकूमत के भी लोग काम कर रहे होते हैं, सारे मिल के एक काम कर रहे होते हैं। चूँकि ये एक इस वक्त इंटरनेशनली और नेशनल कॉज है जिसको लेके जो है ये चला जा रहा है। तो इसी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें मिल के काम कर रहे हैं। उसको फिर हम जितनी जल्दी इसको टेकअप कर लेंगे वो सिर्फ ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए बल्कि एज अ नेशन हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप देखें ये जब भी कोई इस तरह की बात आती है कि पोलियो का जब इंटरनेशनली नाम लिया जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही मुल्क बचता है पाकिस्तान। इससे पहले अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया थे जो कि निकल चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जब पाकिस्तान का हमेशा पोलियो में नाम आता है, अब देखिए 25-26 साल से हम एक चीज़ से लड़ रहे हैं, हम उसको अभी तक टेकअप नहीं कर रहे। इंडिया ने जब 2006-7 में उनके पास 60 के करीब उनके पास केसेस आए थे। 5 साल में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। जिस तरह भी उन्होंने किया 2012-13 में जनाब वो पोलियो फ्री बन गए, बांग्लादेश बन गया। मतलब सकाफत वाइज हमारे जो ट्रेडिशन वाइज हम आलमोस्ट सेम है। इंडिया हमारे से कितना बड़ा है, मोर देन बेटर, लेकिन उन्होंने काबू कर लिया तो हम फिर क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह हमें इसको एक चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए। हमें एज मीडिया पर्सन जितनी हम अवेयरनेस कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। महकमा सेहत जितनी मैक्सिमम इनपुट दे रहा है इससे ज़्यादा इनको देनी चाहिए। इसी तरह जो गवर्नमेंट हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, चूँकि इस वक्त जो हमें फंडेड कर रहे हैं वो भी देखते हैं कि यार ये क्या कंट्री है, मतलब अभी तक ये क्यों नहीं इसको डेडिकेट कर सकी। तो ये इन सब चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर तो हम एक एज अ नेशन है कुछ सिक्स सेंस रखते हैं
तो फिर तो हम चीज़ों को सेंसिटाइज करेंगे, अगर नहीं रखते तो फिर इसी तरह 50 साल इसी तरह चलते जाएंगे। एग्जैक्टली, ये जंग जारी रहेगा। रहेगी और हम लोग भी इससे लड़ते रहेंगे। दूसरा मुझे सुंदर बताइएगा, कब तक आपको लगता है कि हम इस वायरस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जिस तरह आपने देखा है कि अभी 1 साल तो ऑलमोस्ट हो गया है माशाल्लाह से, एंड आई थिंक इसी तरह अगर हम 2-3 साल से सस्टेन कर लें तो डेफिनेटली हम भी पोलियो फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम अपने अगले साल में भी जितनी कैंपेन्स हमने अभी से प्लान की हुई हैं उनको भी इसी तरह सक्सेसफुली कंडक्ट करें, पेरेंट्स का इसी तरह से ताउन रहे, आप लोगों का इसी तरह से ताउन रहे। तो आई थिंक डेफिनेटली वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हम बिल्कुल पोलियो फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हमें मेरे ख्याल से फिर भी 2-3 साल चाहिए कि इसको हम लोग पकड़ सके, अच्छे तरीके से कोप अप कर सके। दूसरा मुझे बताइए सुंदर कि क्या पोलियो से जो मुतासर होने वाला बच्चा है उसके बाद कोई ऐसा इलाज है कि वो ठीक हो सके पोलियो से, मुतासर हो गया है तो? अनफॉर्चुनेटली पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी डिसेबिलिटी इज़ लाइफ लॉन्ग, और अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, प्रॉपर हर कैंपेन में कतरे पिलाएं, बिकॉज यही इसका एक सिर्फ इलाज है जिससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर हो जाए तो फिर देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, एंड दैट इज द लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। फिर वो आपकी सारी ज़िंदगी एक जो माजूरी आपके साथ चलेगी, और हम नहीं चाहते और आप लोग भी ये नहीं चाहते होंगे कि आपके बच्चे एक जो है माजूरी के साथ रहें और ज़िंदगी गुजारें। तो इसलिए हमें भी इनके साथ ताउन करना चाहिए। आप लोगों से भी जनाब यही अपील करते हैं कि अगर वर्कर्स आएँ आप लोगों के घर पर पोलियो के कतरे पिलाने, तो उनसे ज़रूर आप उनकी हेल्प करें, उनकी बात मानें और कतरे पिलाएं बच्चों को। दूसरा, ये जो मुहिम है इसके अंदर विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं पोलियो के कतरे के बाद, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है? विटामिन ए भी हम लोग हर 6 महीने के बाद जो कैंपेन्स कंडक्ट की जाती हैं कम से कम उसमें ज़रूर देना चाहिए होता है, बिकॉज हमारे जो नेशनल सर्वेस भी किए गए हैं उसमें यही देखा गया है कि बच्चों में ग़िज़ाई कमी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पाकिस्तान में, इसीलिए उस कमी को दूर करने के लिए जो है विटामिन ए के कतरे भी हम लोग तकरीबन 6 महीने बाद जो कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं उसमें ज़रूर देते हैं ताकि इस कमी को भी दूर किया जा सके। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, मतलब इसमें भी कोई नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती कोई नहीं, चीज़? आपको जैसे पता है कि ग़िज़ाई कमी से फर्दर साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चों की आई साइड इफेक्ट होती है, एंड इवन दैट कैन लीड टू डेथ एज वेल। तो इसी ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए फिर क्योंकि हमारे पोलियो वर्कर्स वैसे ही हर घर जा रहे होते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हर घर जाके हम बच्चों को विटामिन ए भी दें और उनकी जो ग़िज़ाई कमी है उसको भी दूर किया जा सके। तो दैट इज़ एन एडेड एडवांटेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। और बिलाल क्या कहेंगे एंड पे आपको क्या लगता है कब तक हम इस मूजी वायरस से, बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह पंजाब में तो चीज़ें माशाल्लाह अंडर कंट्रोल हैं, इसी तरह अगर जिस तरह मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करें, पंजाब तो हम एटलीस्ट पोलियो फ्री बना लेंगे, लेकिन फिर बात आएगी कि जो दूसरे प्रोविंस हैं वो चूँकि सिर्फ पंजाब पोलियो फ्री बनने से काम नहीं चलेगा, ये चलेगा मुश्तरका काविशों से, जो कि बलूचिस्तान और KP और सिंध के इलाके, वो भी इसी तरह अगर चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक मतलब एक अच्छी नेशन है और जब किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये सिर्फ एक कमिटमेंट का इशू है, अदरवाइज़ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हम लोगों ने अपना ये जो जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी इसको अच्छे तरीके से निभानी है, और सिर्फ हम लोगों ने हुकूमत की तरफ नहीं देखना या महकमा सेहत की तरफ नहीं देखना कि वो इस जंग में अपना किरदार निभाएं, हमने भी अपना किरदार निभाना है। और आप लोगों से यही दरख्वास्त दोबारा से करूँगी कि इनके साथ हम लोगों ने ताउन जो है वो रखना है। सुंदर इरशाद हमारे साथ मौजूद थी, इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम पंजाब में। सुंदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हैरतों का जहां है ये पाकिस्तान है, कहीं पहाड़ों से बादलों की सरगोशियां, कहीं तखय्युल में डूबी झील की खामोशियां, तिलस्माती हुस्न लिए जन्नत नजीर वादियां, पुरखुलूस बासियों से भरी आबादियां, मोहब्बतों का बयान है ये पाकिस्तान है। जनाब, अल्लाह ताला ने हमें इंतहाई खूबसूरत खित्ते से नवाजा है, जो जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल होने के साथ साथ अगर टूर के हिसाब से देखा जाए, ये सैर व तफरी के एतबार से देखा जाए तो बेमिसाल है। पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में बेहतरीन सयाहती मकाम के तौर पर उभर रहा है,
और अगर मौसम सरमा में इन मकामात की सैर की जाए तो जनाब क्या ही बात है, क्योंकि वहाँ पर लाइव स्नोफॉल देखी जाती है और खूबसूरत मनाजर से हम लोग इंजॉय भी कर सकते हैं उनको देखकर। और नॉर्दर्न एरिया में हम देखते हैं कि बर्फबारी का सीज़न जब अपने अरूज पर पहुंचता है और उस मौसम में लैंड स्लाइडिंग और बर्फबारी की वजह से अक्सर रोड ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सयाह होते हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो मौसम सरमा में कब और किन इलाकों का टूर करना चाहिए, कौन कौन से सियाहती मकामात मौसम सरमा की बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं, इन इलाकों की सैर के लिए जाते वक्त हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है और सबसे बढ़कर कौन सा वक्त टूर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असदुर रहमान हैं और मोहम्मद जुनैद हैं, टूर ऑपरेटर हैं। जुनैद मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और असद आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है, जैसे मौसम चेंज होता है, वो चाहे गर्मी का है सर्दी का है, लोग टूर के लिए निकल जाते हैं और सैरो तफरी के हवाले से वैसे भी हम बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज हैं। तो अब नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं हर कोई, बहुत ज़्यादा रवाज भी पड़ चुका है इसका। तो हमें बताइए कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम लोगों ने अभी प्लान करना है, अगर हम लोगों ने टूर के लिए जाना है तो। मैम सबसे पहला फैक्टर ये है कि नेचर ऑफ क्लाइंट्स देखनी पड़ती है कि जो लोग टूर करने जा रहे हैं वो किस नेचर के हैं। ओके। उनका एज फैक्टर क्या है, उनका कंफर्ट जोन क्या है। कुछ लोगों को रोड एडवेंचर पसंद होता है, कुछ लोगों को ये होता है कि यार हम सिर्फ ट्रैवल करें, होटल पे पहुंचे और रिलैक्स करें, हम अपने टेरेस से या अपने बेड की रूम की विंडो से ना वो सीन्स एंजॉय करें, दैट्स इट। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि हम किस नेचर के हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसकी जियोग्राफिकली उसका रोड कंडीशन किस तरह से, वहाँ पे टेम्परेचर किस तरह का होगा, हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने पड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब टूरिस्ट निकलते हैं ना तो कुछ फैक्टर्स को वो इग्नोर कर देते हैं, लाइक घर से बाहर निकल के घर वाला माहौल तो मिलना नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। और थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आपको अपना करना पड़ता है, उसमें से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे आपके कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी मेमोरीज बनेंगी, इसके अलावा तो नहीं बन सकती। और उसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि हम जा रहे हैं, टायर पंचर हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, बेहंगम रश आ सकता है, ट्रैफिक जैम मिल सकता है, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी, जिस तरह के मुल्की हालात बने हुए हैं, प्रोटेस्ट भी चलते हैं। तो हमें इन सारे फैक्टर्स को देख के अगर हम ये सारे फैक्टर्स माइंड में रख के चलेंगे ना तो हमारा टूर एंजॉय वाला होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। एग्जैक्टली। वो आपने माइंड बना के घर से निकलेंगे, कोई भी मुश्किलात आज हमने उसका डट कर मुकाबला करना है, तो फिर आप मेरे ख्याल से एंजॉय करेंगे। सर इस मौसम में खास तौर पर सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो फिर किन किन डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं जो हमारे लिए बहुत एंजॉय भी हम वहाँ पर करें जाकर? मिस मोस्टली जो डेस्टिनेशंस हैं वो क्लोज हो जाती हैं ड्यू टू स्नोफॉल। ठीक है। लाइक बाबूसर टॉप जो है, हाँ। वो एक बहुत बेहतरीन रोड है चलास तक एक्सेस के लिए, हुंजा जाने के लिए, लेकिन वो जैसे अब स्नोफॉल की वजह से बंद हो गया हुआ है। ओके। तो उसको हम विजिट नहीं कर सकते। इसी तरह मॉडर्न लेक है कलाम से आगे, वो भी अब कुछ दिन तक बंद हो जानी है, हार्डली 1 वीक से 2 वीक जो होंगे उसके बाद उसने भी बंद हो जाना है। तो हमारे पास जो डेस्टिनेशंस बचती हैं वो कश्मीर बचता है, वो भी लिमिटेड जो उसकी डेस्टिनेशंस हैं वो मोस्टली उसके जो पॉइंट्स हैं वो साल में सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ओपन होते हैं। अच्छा। और बहुत फैसिनेटिंग व्यूज हैं उनके। तो कहने का मतलब 3 महीने हैं जिसमें लाइक रत्ती गली लेक जो जुनैद भाई को भी पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। वो लेक का मैं ये बताना चाहूँगा, इट टेक्स 5 डिफिकल्ट आवर्स ऑफ योर जर्नी। बहुत टफ टाइम होता है वो, 5 डिफिकल्ट आवर्स होते हैं। लाइक 3 आवर्स की आप जीप राइड करते हैं, उसके बाद 2 आवर्स की आप हाइकिंग करते हैं और बहुत स्टीप हाइकिंग पहुंचते हैं, जाके फिर आप रत्ती गली का व्यू ले सकते हैं। So trek starts from 12,400 feet. अच्छा। And it will end at 12,700 feet. And you are gaining the elevation of 300 feet, which is very challenging. ठीक है। लेकिन जब आप पहुंचते हैं ना तो anybody can say कि I don't have any regret कि मैंने इतनी ख्वारी की ये लोकेशन, मतलब इतना खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही थकावट सारी खत्म हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे अभी कौन कौन से टूर्स जा रहे हैं और कौन कौन सी जगहों पे जा रहे हैं? अभी जो कंटिन्यूसली रेगुलर फ्लो में रहेंगे सर्दियों के पूरे सीजन में वो हुंजा का होगा। ठीक। पूरा हुंजा एक्सेसिबल है। खंजराब पास बंद हो जाता है, वो ऑप्शनल है, बाकी सारी लोकेशन उसकी एक्सेसिबल है। सवाद कलाम का है, मालम जब्बा भी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि सम हाउ कुछ डेज के लिए वहाँ पे हमें लोकल गाड़ी लेनी पड़ती है जो हमारी बेहतरी के लिए होती है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी हम वहाँ से ले आए तो हम ऊपर भी ले जाएंगे, लेकिन वो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं स्नो पे ड्राइव करने के लिए, जब स्नोई रोड हुआ होता है।
उस पर स्लीपिंग की वजह से फिर वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कश्मीर थ्रू आउट अडंकेल तक, जैसे अभी आपने जुनैद बात की गाड़ी की, अब बहुत से लोग जो खुद भी जा रहे होते हैं फैमिली के साथ अपनी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या मशवरा देंगे, उनको किस तरह की गाड़ी साथ लेकर जानी चाहिए इस मौसम में खास तौर पर? इस मौसम में पहली बात तो गाड़ी कोई भी ले जाएं, लेकिन वहां तक लेके जाएं जहाँ तक गाड़ी कंफर्टेबल है। ठीक है। अगर आप उसके साथ कोई एक्स्ट्रा उसको उस गाड़ी को उसके कंफर्ट जोन से नहीं निकालना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ ना वो प्लेन रोड्स पे स्मूथ रोड्स पे चलने की आती हैं, लेकिन जो वहाँ पे सम टाइम हमें ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्रेफरेबल यही है, फिजिबल भी यही है कि आप वहाँ का लोकल ड्राइवर हायर करें जो एक्सपर्ट भी है और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है। अल्लाह ना करे इन केस उसकी गाड़ी खराब हो जाती है ना, तो उसके रिसोर्सेज हैं, वो कॉल करके कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर हमारी खराब हो जाती है, हमारे पास तो वहाँ पे सिग्नल की एक्सेस भी नहीं है, हमें ये भी नहीं पता यहाँ से आगे किधर जाना है पीछे किधर आना है, तो इन थोड़े से फैक्टर्स को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारा टूर बेहतरीन से भी बेहतरीन गुजर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे असद आप बता रहे थे कि इसमें जो डेस्टिनेशंस है जिनको हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, कश्मीर है, हुंजा है, इसके अलावा कौन कौन सी हैं, और अगर इस पे एक्सपेंसिव जो कितना हो सकता है, अगर पैसों का भी ध्यान रखना है हमने? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज। ठीक है। लाइक हुंजा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके लिए आपको मिनिमम 5 डेज चाहिए। ठीक है, 5 दिनों में आप पूरा हुंजा देख सकते हैं? नहीं, पूरा हुंजा नहीं, सम पॉइंट्स। ठीक है। मेजर पॉइंट्स जो हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 5 डेज चाहिए, तो उसका बजट भी उस हिसाब से होता है, बिकॉज 4 नाइट्स का स्टे, फूडिंग 5 डेज की, अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन आपकी, तो इसके जो हमारे स्टार्टिंग फेयर्स होते हैं वो 15,500 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे लग्जूरियस की तरफ चले जाएंगे वो उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। और 3 डेज का जो मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बताऊं वो ऑलमोस्ट 9,000 के राउंड अबाउट है 3 डेज का जो हमारा ट्रिप होता है। इसके अलावा 1 डे हम लोग करते हैं मुश्कपुरी का। ठीक है। स्नोफॉल में मुश्कपुरी का सीजन होता है, और उसके साथ एक ट्रैक है, पाइपलाइन ट्रैक, इट्स अ 4 किलोमीटर ट्रैक, दोनों साथ साथ ही हैं। ठीक है। इसका जो बजट होता है 1 डे का वो अराउंड 3,500 to 4K होता है। ये पॉइंट्स वो हैं जो स्नोफॉल में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है, लेकिन जैसे बहुत से लोग जुनैद अभी आपको देख भी रहेंगे, उन्होंने प्लान भी बना लिया होगा आपकी बातें सुन के कि हमने भी टूर पे जाना है, तो उनके लिए कोई पैकेज हो कि वो कम से कम पैसों में अच्छे तरीके से जाके अच्छा टूर करके आ सके। मैम कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे कॉस्ट मिनिमम नहीं हो सकती। ठीक है। किस तरह के, आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्यूल कम नहीं लगवा सकते उसकी फ्यूलिंग उतनी है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लाइक रूम पे, फूडिंग पे, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक थोड़ा सा मार्जिन होता है, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा डाउन करेंगे ना तो फिर वो आपको लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगी। रूम गंदा मिलेगा, आपकी नींद सही नहीं होगी, तो आप इंजॉय क्या करेंगे? आपको फूड अच्छा नहीं मिला, हाइजीनिक नहीं मिला, आपकी तबीयत खराब होगी, आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। अगर आप टूर पे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपना टाइम भी साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम को भी बचाएं। आप सिर्फ पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज भी, अच्छी मेमोरीज बना के आए हमारे साथ। और इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो बड़े रीजनेबल हैं और बड़े बजट फ्रेंडली। और इसमें टूर ऑपरेटर्स की तरफ से कौन कौन सी जो सर्विसेज दी जाती हैं, खाने पीने के हवाले से, अकोमोडेशन, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? मैम हमारे जो स्टैंडर्ड टूर, पब्लिक टूर्स होते हैं ना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है मेजर फैक्टर, अकोमोडेशन होती है, ब्रेकफास्ट और डिनर्स होते हैं। रेस्ट ऑफ दैट कुछ जहाँ पे जीप्स इंक्लूडेड होती हैं, जिन ट्रैक्स पे जो ऑफ रोडिंग है, जहाँ पे आप नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती। और इसके अलावा 1 टाइम बॉनफायर होता है, और प्री गाइडेड प्रोफेशनल गाइड के साथ टूर होता है कि उनको एक एक जगह, सबसे हमारे साथ जाने का सबसे बड़ा फायदा उनको पता क्या होता है कि उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी, ना उनको जाके कोई रूम की परेशानी होनी है, ना उनको जाके खाने की परेशानी होनी है, और जिस जिस जगह पे जा रहे हैं उनको वैसे वैसे गाइडलाइन मिलती जा रही है, उनके लिए सारा कुछ उस हिसाब से मैनेज करके जा रहे हैं। अब वो खुद जाएंगे, उनको आइडिया ही नहीं है, वो जाके फिर आधी लोकेशंस विजिट करेंगे, आधी मिस कर देंगे। वो जाके भी वहाँ पे वो अगर कोई कश्मीर जा रहा है तो वो अधूरा कश्मीर देख के आ रहा है, पूरा कश्मीर नहीं देख के आ रहा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने जो जिस तरह से प्लानिंग की हुई है ना, उसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब आप जब टूर ऑपरेटर्स के साथ जाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपना टूर भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आगे जाएंगे तो ड्राइव कौन करेगा, थक जाएंगे या नहीं थकेंगे। इस हवाले से हम लोगों ने आज इनको बुलाया था ताकि हमारे तमाम तर जो सवाल थे उनके जवाब हमें मिल सके। असदुर रहमान और मोहम्मद जुनैद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। पहाड़ों की जिस तरह बात हो रही थी, तो पहाड़ों का बेटा
जो अली सतपारा साहब है उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनको भी याद करेंगे, और जिस तरह आपको पता है कि अली ज़फ़र ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया था, आप वो सुनिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।